नमस्ते बच्चों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 विषय हमारी दुनिया पाठ एशिया के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एशिया महादेश के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शेष अंशों को देखेंगे जिसमें हम लोग जलवायु, वनस्पति, जनसंख्या, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक जीवन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं एशिया महादेश की जलवायु और वनस्पति के बारे में। तो बच्चों, एशिया महादेश एक विशाल महादेश है। विशाल महादेश होने के कारण इसकी जलवायु में काफ़ी विविधता पाई जाती है। इस महादेश में आपको सर्वाधिक ठंडा जगह भी देखने को मिलेगा, सर्वाधिक गर्म प्रदेश भी मिलता है, सबसे ज़्यादा आर्द्र प्रदेश भी मिलता है, सबसे ज़्यादा शुष्क क्षेत्र भी पाया जाता है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी पाया जाता है। तो काफ़ी विविधता हमको जलवायु संबंधी देखने को मिलती है। यह एशिया महादेश का बहुत सारा भाग जो है सो समुद्र तट से काफ़ी दूर है। समुद्र तट से स्थलीय भाग की दूरी काफ़ी है, इसलिए महाद्वीपता की स्थिति पाई जाती है। महाद्वीपता की स्थिति पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, महाद्वीपता कहते किसको हैं। तो समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण समुद्र के सम प्रभाव का अभाव पाया जाता है। इस सम प्रभाव का अभाव महाद्वीपीयता कहलाता है, महाद्वीपता कहलाता है, जिसमें जाड़ा अधिक, ठंडा और गर्मी अधिक गर्म होता है। यानी कि जाड़े के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है और गर्मी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इसमें दैनिक और वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक होता है। समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण नमीयुक्त हवाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है, इसलिए वर्षा भी अपेक्षाकृत कम होती है। इस स्थिति को जो है सो महाद्वीपता कहते हैं। यानी कि समुद्र से दूरी अधिक होने के कारण समुद्र के सम प्रभाव का अभाव महाद्वीपता कहलाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एशिया महादेश के उत्तरी भाग में जलवायु अत्यंत ही ठंड है और रूस स्थित वर्खोयांश का तापमान -90 डिग्री यानी कि 0 से भी कम नीचे चला जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में सदा जो है सो बर्फ जमा हुआ रहता है। और यह संसार का सबसे ठंडा प्रदेश है। वर्खोयांश जो रूस में पड़ता है, इसका नाम याद रखेंगे, सबसे ठंडा स्थल है। यहाँ पर तापमान जो है सो माइनस में पहुँच जाता है, यानी कि यहाँ पर तापमान -90 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो इतनी यहाँ पर ठंड पड़ती है। इसके साथ ही इसी एशिया महादेश में सबसे गर्म प्रदेश मित्रावा जो कुवैत में है, सबसे गर्म क्षेत्र मित्रावा जो कुवैत में है, यह भी एशिया महादेश में ही है। सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र भी यहीं पाया जाता है। आपके सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र हमारे देश में ही मेघालय के मौसिनराम में है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी क्षेत्र में भूमध्य रेखीय या विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु की विशेषता होती है कि वहाँ पर जो है सो भारी वर्षा होती है, यानी कि प्रत्येक दिन मूसलाधार वर्षा होती है, और जिसके कारण जो है से यहाँ पर हरे भरे वन भी पाए जाते हैं। यानी कि एशिया और सर्वाधिक गर्मी का क्षेत्र भी रहता है विषुवतीय क्षेत्र में। चूँकि विषुवतीय प्रदेश जो है 0 डिग्री अक्षांश विषुवतीय रेखा आप लोग देखे होइएगा, यहाँ पर विषुवतीय रेखा है, जो जिसके कारण इस क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान की अत्यधिक प्राप्ति होती है और गर्मी के साथ साथ यहाँ पर भी वर्षा भी अधिक होती है। अब एशिया महादेश में भीषण तूफान भी चलता है, जिसे टाइफून कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है सो गर्म जलधारा क्यूरोसियो बहती है। इसमें उत्तर के तटीय भाग से ठंडी जलधारा आकर मिलती है, जो आसपास के क्षेत्र को तापमान को काफ़ी क्या करती है,
काफ़ी कम कर देती है। यह जलधारा क्यूराइल के नाम से जानी जाती है, यानी कि क्यूराइल जो है सो ठंडी जलधारा है। जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है वहाँ दोनों के संपर्क से घना कोहरा छाया रहता है। जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों आके मिलती है उस क्षेत्र में जो है सो घना कोहरा छाया जाता है, पाया जाता है। और यहाँ पर जो है सो मछली पालन के लिए यानी कि मछलियों के लिए यह अनुकूल क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लैंकटन नामक पौधा की प्रचुरता होती है। जहाँ पर समुद्री गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पर जो है सो मछली पालन के लिए काफ़ी उपयुक्त क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ पर प्लैंकटन नामक पौधा की प्रधानता होती है। इस प्लैंकटन के पौधे को मछलियाँ बड़े चाव से खाती है, इसलिए यहाँ मछलियाँ बहुतायत पाई जाती है। अब इस पर जो है सो चूँकि एशिया महादेश बहुत विशाल महादेश है, यहाँ पर जो है जलवायु में विविधता पाई जाती है। तो जलवायु की विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की जलवायु पाए जाने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति भी पाए जाते हैं। एशिया के सबसे उत्तरी भाग में देखेंगे, ये उत्तरी भाग वाला क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश यानी कि ठंडा ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ पर जो है सो टुंड्रा प्रदेश इसको कहते हैं। यहाँ पर घास, काई और छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। रेनडियर जो है सो यहाँ का मुख्य पशु है। ये रेनडियर है, रेनडियर यहाँ का मुख्य पशु है। इसका बोझा ढोने एवं अन्य कामों में इसका लोग प्रयोग करते हैं। अब जो है सो टुंड्रा प्रदेश में चूंकि बर्फ जमा हुआ रहता है जिसके कारण यहाँ पर जो है सो बड़े पेड़ पौधे नहीं होते हैं, घास, काई एवं छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। उसके नीचे वाले क्षेत्र में उसके दक्षिण हम लोग आएंगे तो यहाँ पर जो है सो कोनधारी वृक्ष देखने को मिलता है। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में ये टैगा वन क्षेत्र में मिलते हैं। कोनधारी वृक्ष होता है ये टैगा, इसकी पत्तियाँ जो होती है कोन के आकार का होता है, जिसके कारण जो है सो इस पर बर्फ टिकता नहीं है, बर्फ नीचे गिर जाता है। इस क्षेत्र में ये कोनधारी वन में जो है सो मुख्य रूप से स्प्रूस, लर्च, फर आदि नुकीली पत्तियों के वृक्ष मिलते हैं। इन्हें कोनधारी वन कहते हैं। चूँकि इस पत्ते जो होता है, इस पौधे का पत्ता वह जो है कोन के आकार के होता है, जिसके कारण इसको कोनधारी वन कहते हैं। यहाँ के मुख्य पशु लोमड़ी, सील, मिंक आदि हैं। इससे दक्षिण के क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले और नुकीली पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, इसलिए इसको मिश्रित वन भी कहते हैं। एशिया के उत्तर के अंदर के प्रदेशों में जंगल धीरे धीरे घास के मैदान में सम्मिलित हो जाते हैं। समशीतोष्ण घास का मैदान को स्टेपी घास का मैदान भी कहते हैं। स्टेपी घास का मैदान भी कहते हैं। इस प्रदेश का मुख्य पशु बारहसिंगा है। एशिया के दक्षिण पश्चिम व उत्तर मध्य मंगोलिया के क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, यानी कि मंगोलिया क्षेत्र में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर जो है सो मरुस्थलीय वनस्पति जिसमें कांटेदार वृक्ष होते हैं और वृक्ष पर जो है सो कांटे जैसी पत्तियाँ होती है। और महादेश के दक्षिण पश्चिम में भी आप देखेंगे तो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल हमारे भारत में ही है, अरब का मरुस्थल। मध्यवर्ती हिस्से में गोबी और तिब्बत का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा। शीतोष्ण पर्वतीय भाग में याक प्रमुख पशु है। उष्ण मरुस्थल में ऊंट प्रमुख पशु है, जिसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। यानी कि राजस्थान के क्षेत्र में हमारे देश में देखेंगे, राजस्थान के क्षेत्रों में जो है ऊंट बड़े पैमाने पर पाया जाता है और ये ऊंट को राजस्थान का मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, क्योंकि यह ऊंट जो है उस क्षेत्र के लिए अनुकूल होता है और उस क्षेत्र में अपने जीवन यापन में भी ऊंट जो है सो सहज होता है, जिसके और बड़ी आसानी से जो है सो बालू पर चल पाता है। इन सब कारणों से इसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। यह पशु जो है सो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। दक्षिण पश्चिम एशिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया यानी कि हमारा भारत का क्षेत्र, उसके बाद भारत के क्षेत्र में जो है सो ये मानसूनी वन है। हम लोगों के यहाँ की जलवायु जो है सो मानसूनी है। मानसूनी यानी कि वर्षा जो होता है वह कुछ सीमित महीनों में होता है, यानी कि मानसून के कारण जो है सो हमारे यहाँ वर्षा होती है। यहाँ के वृक्षों में जो है सो साल,
चंदन, सागवान जैसे कुछ उपयोगी वृक्ष मिलते हैं। हाथी यहाँ का विशिष्ट पशु है। अब उत्तरी पूर्वी एशिया में अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु मिलती है, इसलिए यहाँ शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। उत्तर और पूर्वी एशिया इस क्षेत्र में देखिएगा, तो यहाँ पर जो है शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। एशिया के एकदम दक्षिण भाग जहाँ विषुवतीय जलवायु है, वहाँ विषुवतीय वन पाए जाते हैं। अभी इससे पहले हम लोग देखे थे, ये विषुवतीय क्षेत्र है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र वाला जो भाग है वह विषुवतीय क्षेत्र है। इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया का जो क्षेत्र होता है, मलाया, ये सब जो है आपका विषुवतीय क्षेत्र है। मलेशिया, इंडोनेशिया, इसको आप लोग देखेंगे, ये वाला भाग जो है सो मलेशिया, इंडोनेशिया आदि का क्षेत्र है। यहाँ पर जो है सो ये मलेशिया, इंडोनेशिया आदि का ये क्षेत्र है, जिसे में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु जो है सो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु में जो है सो काफ़ी गर्मी पड़ती है, और गर्मी के साथ साथ यहाँ पर जो है सो वर्षा भी होती है, और प्रत्येक दिन वर्षा होती है। काफ़ी वर्षा होने के कारण यहाँ के वन जो होते हैं सो काफ़ी सघन होते हैं, और चूँकि इतने सघन होते हैं कि सूर्य की किरणें सीधे इस नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण सूर्य की किरणों को प्राप्त करने के लिए वृक्षों में होड़ लगा हुआ रहता है, जिसके कारण वृक्ष यहाँ के जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। यानी कि विषुवतीय क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण जो है यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। वनों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, सूर्य की किरणें उनके नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण ये काफ़ी लंबे एवं ऊंचे होते हैं। यहाँ पर जो है सो पेड़ जो वन पाए जाते हैं उसको सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो है वृक्षें कभी भी एक साथ पत्तियाँ नहीं झाड़ती। हम लोग के यहाँ पर्णपाती वन पाई जाती है, क्योंकि हम लोग के यहाँ एक मौसम में आप लोग देखते होइएगा, गर्मी से पहले यहाँ की पत्तियाँ जो है, पेड़ जो है सो अपनी पत्तियाँ गिरा देती है। लेकिन सदाबहार वन में जो है सो पेड़ों की पत्तियाँ कभी भी एक साथ नहीं गिरती है, जिसके कारण वहाँ पर जो है सो सालों भर पेड़ पौधे जो है हरे भरे रहते हैं, जिसके कारण इसको सदाबहार वन कहा जाता है। और इसके लिए खास शब्द सेलवाज का प्रयोग भी किया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः फांदने वाले पशु जैसे लंगूर, बंदर आदि पाए जाते हैं। यह हमारे एशिया महादेश की जलवायु वनस्पति संबंधी विभिन्नता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ की जनसंख्या को। तो विश्व जनसंख्या के मामले में एशिया में जो है सो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। चीन और भारत तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन जो है सो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन में पाई जाती है, और दूसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। यानी कि पहला स्थान चीन में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत का आता है। तो एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण इसे मानव का घर, होम ऑफ मैन कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महादेश में पाई जाती है। एशिया महादेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाए जाने के कारण यहाँ मानव का घर, होम ऑफ मैन कहा जाता है। यहाँ जीवन प्रत्याशा भी एशिया महादेश में सबसे अधिक जापान में पाई जाती है। जीवन प्रत्याशा कहने का तात्पर्य यह है कि स्थान विशेष में निवास करने वाले निवासियों को जीवित रहने की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाता है। जीवित रहने की औसत आयु क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा कहलाता है। जीवित रहने की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाता है। कई स्थान पर जो है सो यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या पाई जाती है। तो एशिया में जनसंख्या सर्वाधिक पाए जाने के कई कारण भी हैं। घनी आबादी पाए जाने के कारण यहाँ पर नदियों का मैदान है, उपजाऊ भूमि है, तो इसके कारण इन क्षेत्रों में जो है सो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है।
दक्षिण एवं पूरब के तटीय क्षेत्रों में भी घनी आबादी है। इसके विपरीत एशियाई रूस में जनसंख्या काफ़ी कम है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में अगर देखेंगे एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ पर जो है सो जनसंख्या काफ़ी कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक दशाएं मानव के बसने के लिए अनुकूल नहीं है। अब सिंगापुर शहर की आबादी 100% आबादी शहरों में रहती है। इसके विपरीत भूटान में 93% गाँव में रहते हैं, यानी कि इसमें भी काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। एक जगह जो है से एशिया महादेश में ही पूर्ण शहरीकरण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर एशिया महादेश में ही कुछ क्षेत्रों में पूर्णतः शहरीकरण का अभाव देखने को मिलता है। जैसे सिंगापुर को अगर लेंगे तो सिंगापुर की 100% आबादी शहरों में निवास करती है, जबकि भूटान में 93% लोग गांव में रहते हैं, यानी कि मात्र 7% शहरीकरण ही हुआ है। तो यहाँ पर जो है सो शहरीकरण में भी विविधता देखने को मिलती है। दक्षिण एशिया की कुल आबादी का 29% ही शहरीकरण हुआ, जबकि दक्षिण पश्चिम एशिया की दो तिहाई आबादी शहरी है। अब कहता है जनसंख्या के वितरण और शहरीकरण में इतनी असमानता क्यों है। तो जनसंख्या के वितरण में इसकी असमानता के कारण अभी हमने देखा कि इसमें जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता आदि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता, यानी कि जहाँ पर की जलवायु मानव के लिए अनुकूल है, जहाँ पर जो है सो मानव को सभी सुविधाएं उपलब्ध है, उन क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा पाया जाता है, जनसंख्या ज़्यादा पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में भौगोलिक दशाएं अनुकूल नहीं है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके साथ ही शहरीकरण भी, जहाँ पर यातायात, संचार के साधन, औद्योगिक विकास, रोजगार के साधन, नगरीय नागरिक सुविधाएं इत्यादि ज़्यादा है, वहाँ पर शहरीकरण अधिक देखने को मिलता है। अब एशिया महादेश के अधिकांश जनसंख्या जो है सो कृषि पर निर्भर करती है, यानी कि एशिया महादेश में अगर आप लोग देखेंगे तो 70% जनसंख्या कृषि से जीविका प्राप्त करते हैं। एशिया महादेश की 70% से अधिक लोग जो है सो अपने जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, और कृषि भी लगभग परंपरागत ढंग से होती है। परंपरागत ढंग से कहने का तात्पर्य है कि पुराने ढंग से होती है, जीवन निर्वाह कृषि होती है, यानी कि उत्पादन उतना ही होता है जिससे जीवन निर्वाह कर सके। वैज्ञानिक ढंग से और वाणिज्यिक कृषि का अभाव पाया जाता है, लेकिन हाल के दिनों में जो है सो काफ़ी बड़े पैमाने पर एशियाई क्षेत्रों में भी वाणिज्यिक और व्यावसायिक कृषि की जाने लगी है। जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है और भूमि पर दबाव भी बढ़ता जा रहा। बढ़ती जनसंख्या का कुप्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक विविधता को। तो एशिया महादेश में सांस्कृतिक विविधता का क्षेत्र है, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एशिया महादेश विशाल है। विशाल होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु भिन्न भिन्न है। विभिन्न प्रकार की जलवायु भिन्न भिन्न होने के कारण उसका सीधा प्रभाव सांस्कृतिक पर भी देखने को मिलता है। इसके खान पान, वेशभूषा, रंग, रहन सहन आदि में विभिन्नता देखने को मिलता है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। विश्व की सभी धर्मों की उत्पत्ति का भी क्षेत्र लगभग यही है। आप देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध मतावलियों की प्रमुखता है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी इसी महादेश की नदी घाटियों में हुआ। आप इतिहास में पढ़े होइएगा, इतिहास में जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हमारे देश में सिंधु घाटी, ये पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर आदि का क्षेत्र जो है सो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, और यह विकसित सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। इसका विकास जो है सो एशिया महादेश में ही हुआ। उसके बाद आप देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला फरात नदी की घाटियों में हुई, इराक में है। उसके बाद आप देखेंगे होंगहो नदी घाटी की सभ्यता, जो चीन के क्षेत्र में है। तो इन सारी सभ्यताओं का विकास एशिया महादेश में ही हुआ है, और इस एशिया महादेश में इसका विकास होने के कारण एशिया महादेश को सभ्यता का पालना कहा जाता है। जलवायु की भिन्नता के कारण विभिन्न नृजातियाँ भी पाई जाती है। कोई पहाड़ों पर, मरुभूमि क्षेत्रों में, घास के मैदान में, जंगल, नदी घाटियों आदि में
वो निवास करते हैं और उसके अनुसार ये यानी कि वहाँ की जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल भी लिया है। कुछ निर्जातियां जो है सो समूह शिकारी एवं संग्राहक हैं, तो कुछ ऋतु प्रवास को अपनाते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब है कि वह जो है सो ऋतु के अनुसार अपने आवास में, अपने वास में परिवर्तन कर लेते हैं। यानी कि आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में जो जनजातियां हैं वह जो है सो जाड़े के दिनों में पहाड़ की ढलानों से उतरकर नीचे मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और जब गर्मी का टाइम आता है तो अपने पशुओं को लेकर फिर जो है सो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। मैदानों व नदी घाटियों में कृषक समाज ने परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि तरीकों के समन्वित रूप से अपनाया। जैसे जापानी कृषक, इसके साथ ही आप देखेंगे तो एशियाई क्षेत्रों में सिंगापुर, हांगकांग जैसे पूर्णतः यूरोपीय शैली को अपनाया है, और यहाँ पर जो है सो शहरीकृत जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार आपके विभिन्न क्षेत्रों में जो है सो फसलों की विविधता देखने को मिलती है, उनके आहार संबंधी विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे जापान में देखेंगे तो जापान में वहाँ के मुख्य भोजन चावल और मछली है। सुशी जापान का एक प्रमुख पकवान है। सुशी, ये याद रखेंगे, परीक्षा में पूछ सकता है। सुशी जापान का एक प्रमुख पकवान है। जापान, कोरिया, वियतनाम के देशों में लोग पतली डंडियों के सहारे भोजन करते हैं। आप लोग उनको खाते हुए टीवी पर देखे होइएगा। वह जो है सो लकड़ी जो का बना हुआ रहता है उसकी मदद से खाना खाते हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि देशों में उंगलियों से खाना खाते हैं। प्राकृतिक विविधताओं ने एशिया की कई संस्कृतियों को जन्म दिया है, इसलिए इस महादेश के कई सांस्कृतिक उप प्रदेशों में बांटा जाता है। इस उप प्रदेशों में देखेंगे पूर्वी एशिया का क्षेत्र। पूर्वी एशिया का क्षेत्र के में चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया आदि आता है। अगर आप मैप पर देखेंगे तो चीन का क्षेत्र, उसके बाद आपका उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक रूप से संपूर्ण इलाके चीन का प्रभाव रहा। यहाँ बौद्ध धर्म और ताओवाद की प्रमुखता रही है। जीवन पर कन्फ्यूशियस के दर्शन का प्रभाव झलकता है। उसके बाद दक्षिण एशिया में देखेंगे तो इस क्षेत्र में प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये भारत, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का क्षेत्र, भारत, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का क्षेत्र, पाकिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र आदि जो है आ जाता है आपको दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में। इसमें जो है सो हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन, सिख आदि संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा उत्तरी श्रीलंका में द्रविड़ संस्कृति एवं भाषा पाई जाती है। लोगों के वेशभूषा, खान पान में भी अंतर देखा जाता है। भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों के अलावा नेपाल, भूटान के देशों में समान संस्कृति प्रवेश दिखाई देता है। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में बोली जाती है। तिब्बत बर्मन भाषा उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में बोली जाती है। अब हम दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और मैप पर देखेंगे इसको, दक्षिण और पूर्वी भाग में, तो दक्षिण और पूर्वी भाग के अंतर्गत म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, आप लोग इसको मैप पर देखेंगे जो लाओस कहाँ है, थाईलैंड कहाँ है, फिलीपीन कहाँ है, कंपूचिया कहाँ है, मलेशिया कहाँ है, और मैप पर आप लोग समझ रहे होइएगा कि उत्तर किधर है। उत्तर मैप पर देखेंगे तो ऊपर वाला भाग जो है ये उत्तर होता है, इसका नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, यह दाएं हाथ पूर्व और ये पश्चिम का भाग है। अब दक्षिण पूर्व कह रहा है तो ये वाला भाग दक्षिण और पूर्व हो जाएगा, ये वाला भाग दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो कहता है दक्षिण पूर्वी एशिया, तो ये नीचे एशिया के में देखिएगा नीचे वाला ये दक्षिण और पूर्व में भाग, इसमें जो है सो म्यांमार, फिलीपीन, थाईलैंड, लाओस, कंपोचिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि आता है। इस प्रदेश में भारत और चीन की संस्कृति तथा धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। इस प्रदेश में पाश्चात्य सभ्यता की भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इस क्षेत्रों में लंबे अरसे तक पश्चिमी सभ्यता का कब्जा रहा, यानी कि यूरोपियन कंट्री का इस पर कब्जा था। इस क्षेत्र में विशेषता में अगर देखेंगे तो
धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, यानी कि इन लोगों के मुख्य भोजन जो है सो चावल है। अब हम लोग पश्चिम एशिया के क्षेत्र में देखेंगे तो यह क्षेत्र जो है सो इस्लाम, ईसाई, जुडिज्म का ऐतिहासिक जन्मस्थल रहा और यहाँ पर जो है सो इस्लाम धर्म की प्रधानता, ये जो है सो आपका ईरान, इराक आदि का क्षेत्र, अरब आदि का क्षेत्र आता है। तो यह क्षेत्र जो है सो मरुस्थलीय है और यहाँ पर जो है सो खाना बदोश पाए जाते हैं। आधुनिक काल में जो है सो यहाँ पर बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ है और इसकी आर्थिक गतिविधियों का में तेल का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि इन क्षेत्रों में जो है सो कच्चा तेल, पेट्रोलियम बड़े पैमाने पर पाया जाता है, जिसका प्रभाव इन क्षेत्रों में देखने को मिला है। अब हम लोग देखते हैं मध्य एशिया के क्षेत्र, तो इसमें मुख्यतः सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 प्रदेश, जो सोवियत संघ पहले था, सोवियत संघ के से अलग होने के बना है और अलग होने से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है सो प्रमुख देश है और यहाँ सबसे प्रमुख धर्म इस्लाम है। मध्य एशिया के महत्वपूर्ण सिल्क रूट के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। यहाँ की संस्कृति एकदम अलग और विविधता से भरी है। यहाँ ऐतिहासिक काल में विभिन्न लोगों द्वारा जीता जाता है, जैसे मंगोल, ईरानी, टाटर, रूसी इत्यादि। यहाँ की संस्कृति चीन, दक्षिण एशिया, ईरान, अरब, तुर्की और मंगोल संस्कृति से प्रभावित है। इस क्षेत्र के स्टेपी घास के मैदान के निवासी खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ का संगीत बहुत ही मधुर होता है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर एशिया। इस क्षेत्र के अंतर्गत रूस के अंतर्गत आता है। यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर जो है आखेटक एवं पशुचारण और पर्याप्त 2-3 जनजाति हैं। पर्माफ्रॉस्ट के कारण कृषि नहीं हो पाती, यानी कि मृदा में हिम जमा हुआ रहता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। इसमें मिट्टी में जो है सो हिम, बर्फ जमा होता है, जिसके कारण कृषि कार्य नहीं हो पाती। लेकिन आधुनिक तकनीक की मदद से यहाँ पर जो है सो गेहूं के बड़े बड़े फॉर्म विकसित किए गए हैं और यहाँ पर जो है सो गेहूं की खेती की जाती है। अब हम लोग देखते हैं एशिया महादेश के जीवन शैली पर धर्म का व्यापक प्रभाव। यहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म का अभ्युदय एवं विकास भारत में हुआ। जापान और चीन में कन्फ्यूशियसवाद, ताओ, शिंतो धर्म का अभ्युदय हुआ। अन्य धर्मों में बहाई भी प्रमुख है। दिल्ली में बहाई धर्म का एक दर्शनीय स्थल लोटस मंदिर है। यह लोटस मंदिर कहाँ है? तो लोटस मंदिर दिल्ली में है। आज विश्व के 30% मुस्लिम दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव में रहते हैं। विश्व में मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी इंडोनेशिया में है। पूछेगा विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों की आबादी कहाँ है? तो विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों की आबादी इंडोनेशिया में। इसके अलावा फिलीपींस, ब्रुनई, मलेशिया, चीन, रूस में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। इजराइल देश में यहूदी धर्म के मानने वाले लोग हैं। इजराइल में किस धर्म की प्रधानता है? तो इजराइल में यहूदी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी ही थे। अफगानिस्तान में बामियान के पहाड़ियों में खुदे बुद्ध की मूर्ति बौद्ध धर्म दर्शन की व्यापकता को बतलाता है। एशिया महादेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं। चीन और जापान में नए वर्ष उत्सव के रूप में मनाते हैं। फिलीपींस के त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ सालों भर त्यौहार मनाए जाते हैं, जो त्यौहार पूरे एशिया में मुस्लिम उत्साह से मनाते हैं। तो ये एशिया महादेश के धार्मिक जीवन के बारे में था। अब एशिया महादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे सबसे गर्म स्थान मित्रावा कुवैत में है। सबसे गर्म स्थान मित्रावा कुवैत में है। सबसे ठंडा स्थान बरखोयांग साइबेरिया रूस में है। मीठे पानी की झील बैकाल झील रूस में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय भारत में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय भारत में। संसार का छत्र पामीर के पठार को कहते हैं। सभ्यताओं का पलना एशिया महादेश को। उगते सूरज का देश जापान। हाथियों का देश थाईलैंड। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। सबसे लंबी दीवार चीन में है। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग खरदुंगला लेह
भारत में ही है। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात में है। सबसे समुद्र पर सबसे लंबा पुल चीन में। पूर्व का वेनिस बैंकॉक को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस बैंकॉक को। ताजमहल आगरा में। और सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में है। तो ये एशिया महादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व को हम लोगों ने देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं इसको हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग भी अपने से प्रश्न लिखने का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम सारे प्रश्नों को लिखा देंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।